वंदे मातरम। आज आप जानने वाले हैं शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के माध्यम से। इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा युग्मक जनन। तो युग्मक जनन को जानते हैं गमीटोजेनेसिस। नर के वृषण में शुक्राणु तथा मादा के अंडाशय में अंडाणु की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन गमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये ओरिजिनल परिभाषा है। इसका परिभाषा दुलारू प्यारे परिभाषा सेकेंडरी परिभाषा जो बन जाते हैं वो हैं। गांव समाज में भी देखते होइएगा, एक व्यक्ति का नाम रहता है बाबू साहब और उसी को कोई कहता है रे ढरवाई ने आ, कोई कहता है कि बाबू साहब इमर आओ। इसी तरह से ये हुआ कुछ इज्जतदार परिभाषा, ये भी कुछ उससे कम कैटेगरी की परिभाषा है, लेकिन दोनों अच्छे ही परिभाषा है। तो ये परिभाषा को जानते हैं। वृषण अथवा अंडाशय की जनन की कोशिकाओं शुक्र जनन कोशिका तथा अंडजननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक शुक्राणु एवं अंडाणु युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। आइए परिभाषा को समझ लेते हैं। नर के वृषण यानी कि प्राइवेट पार्ट समझ जाइए, शुक्राणु उसी में निर्माण होता है तथा मादा के अंडाशय जो कि गर्भाशय में रहता है उसी में अंडाणु की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब दूसरा है वृषण अथवा अंडाशय की जनन की कोशिकाओं शुक्र जनन तथा अंडजननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब हुआ जो कि जननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और बाकी शरीर की कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और असूत्री विभाजन जो कि विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, उसी में से अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक शुक्राणु अथवा अंडाणु युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इस तरह से आप दोनों परिभाषा को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और युग्मक जनन के आप प्रकार को समझेंगे। अब युग्मक जनन की परिभाषा हो ही गया। अब आइए युग्मक जनन के प्रकार की तरफ। युग्मक जनन के प्रकार हैं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंडाणु जनन oogenesis। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। नर के वृषण की जननी कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और अंडाणु जनन की परिभाषा जो नीचे है, मादा के अंडाशय में अंडजननी कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। इसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है इसीलिए अंडाणु जनन, इसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है इसीलिए शुक्राणु जनन। जिस चीज़ का निर्माण हो रहा है उसी चीज़ का परिभाषा बन गया। आप आसानी से इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें रटने लायक की कोई बात नहीं, रटिएगा मत। तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन oogenesis। आप शुक्राणु जनन को बारीकी से समझेंगे। शुक्राणु जनन को समझने से पहले आपको इस वीडियो में शुक्राणु जनन ही समझाऊंगा, अंडाणु जनन अगले वीडियो में समझिएगा। शुक्राणु जनन को समझने से पहले नर जनन तंत्र को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको खीर बनाना है तो दादी माँ कहती है कि बबुआ पहले खीर बनेबही तो पहले चावल के व्यवस्था कर ले, चीनी के व्यवस्था कर ले, ओहिके बाद दूध के व्यवस्था कर ले, जत्ते सामान हो वो पहले व्यवस्था कर ले, ओहिके बाद खीर बनाबी है। तो चलिए उससे पहले हम नर जनन तंत्र यानी कि हम शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करेंगे, उससे पहले हम व्यवस्था कर लेते हैं। आइए, नर जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नर जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि है प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र और दूसरा है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग तंत्र। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र ये वृषण को चुने हैं, एक जोड़ी जो रहता है वृषण कोश में, और ये दूसरा कहता है कि नहीं हम 2 भाग में बटेंगे, ये अकेला है तो हम 2 भाग में बटेंगे। हालांकि ये तो है प्राइमरी, इस सहायता करेंगे द्वितीयक एवं सहायक लैंगिक अंग तंत्र जनन क्रिया में शुक्राणु निर्माण में, लेकिन सहायता करेंगे तो थोड़ा टेढ़ है। कहते हैं कि द्वितीयक हम सहायक लैंगिक अंग तंत्र हैं, हम 2 भागों में बटेंगे, हम 2 हैं, एक नहीं है। 2 कौन कौन से हैं? सहायक नलिकाएं एवं सहायक ग्रंथि, ये 2 हैं, एसेक्सरी ट्यूब्यूल्स और एसेक्सरी ग्लैंड्स। तो एसेक्सरी ट्यूब्यूल्स के हैं, पहला रेटे टेस्टिस, दूसरा शुक्र अपवाहिकाएँ या शुक्र नलिकाएँ, स्पेलिंग में बासा इम्फ्रेसिया कहते हैं, तीसरा अधिवृषण एपिडाइडिमिस, इसी में शुक्राणु स्टोर रहते हैं, एपिडाइडिमिस आप आगे जानेंगे। शुक्र वाहिनी बास डिफरेंस और सहायक ग्रंथि के नाम को जान लेते हैं। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, और दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कॉपर या बुलबाउरेथ्रल ग्रंथि। इस तरह से 3 ग्रंथि को समझे और ये 4 सहायक नलिकाओं को समझे।
अब हम विल्सन को ऑपरेशन करेंगे। विल्सन को फिगर के माध्यम से ऑपरेशन करेंगे। तो उससे पहले पुरुष जनन तंत्र का चित्र समझ लेते हैं, उसके बाद विल्सन को काटेंगे, उसके बाद देखेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सुने, पुरुष जनन तंत्र का चित्र। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है फर्स्ट में मूत्राशय और दूसरा है शुक्राशय, जो कि एक जोड़ी है शुक्राशय। यहाँ पर भी एक जोड़ी है प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर ग्रंथि जो कि है बुलबाउरेथ्रल ग्रंथि, सहायक ग्रंथि जो देखे थे वही है काउपर ग्रंथि। उसके बाद जो है मूत्रमार्ग, यहाँ पर एक है विल्सन, दो हैं, एक जोड़ी है। अग्रछद यहाँ पर है। उसके बाद जो ऐसे ऐसे होता है वही मांस है ये अग्रछद। उसके बाद शीशन मुंड यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर विल्सन पालिकाएँ या विल्सनीय पिंडक, ये जो देख रहे हैं ये 250 की संख्या में, ना कि 4-5 बस फिगर के लिए हैं। ये 250 की संख्या में रहते हैं, महीन रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, 250 की संख्या में रहते हैं विल्सनीय पालिकाएँ। अब इसको हम काटेंगे, उसके बाद डिटेल से जानेंगे कि इसमें शुक्रजनन कोशिका और सर्तोली कोशिका कहाँ पर रहते हैं, इसी में रहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले फिगर को ही समझते हैं। विल्सन जालिका या रेटेटेस्टिस ऐसे होता है। शुक्र वाहिका यहाँ पर जो धागा नुमा है यही है। अधिविल्सन यहाँ पे सब समेट के एक हो गए हैं, अधिविल्सन। उसके बाद शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, यही शुक्राणु को लेकर मूत्रमार्ग से होते हुए यहाँ पर आते हैं। मूत्रवाहिनी जो है यहाँ पर, इस तरह से आप पुरुष जनन तंत्र के फिगर को समझ गए। अब हम विल्सन को काटेंगे और ऑपरेशन करेंगे। हाँ दोस्तों, आज हम विल्सन को काट लिए। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी विल्सन पाया जाता है। विल्सन कोश के शरीर के बाहर पाया जाता है, जो कि आप तो देखते हैं लटका रहता है, झूला झूलते रहता है, वही है। तो यहाँ पर विल्सन कोश है, विल्सन कोश में एक जोड़ी विल्सन है। इसको हम काट के अलग कर लिए हैं। अब आइए इसको छेड़छाड़ करते हैं। हाँ, विल्सन को छेड़छाड़ करने पर कुछ इस तरह से संरचना मिला है। इस संरचना को समझते हैं। देखिए, ये विल्सन का संरचना है। यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाएँ, सबसे पहले विल्सन पालिकाएँ को समझते हैं। तो विल्सन पालिकाएँ जो हैं ये 250 की संख्या में रहते हैं, जो कि आपको पहले फिगर में बताया हूँ वही है 250 की संख्या में। यहाँ पे 4 ही हैं, 4 ही को पहले समझते हैं, वही तरह से सब में सेम ही होगा। तो यहाँ पे 250 की संख्या में विल्सन पालिकाएँ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर शुक्र जनन नालिकाएँ जो कि 2 से 3 रहते हैं, प्रत्येक विल्सन पालिकाएँ में 2 से 3 रहते हैं। शुक्र जनन नालिकाएँ में शुक्र जनन कोशिका और सर्तोली कोशिका होते हैं। देखते हो जाएगा, शुक्र जो गोला टाइप का जो होता है पाइप, उसको जब काटिएगा, उससे काटने पर इस तरह का गोल नज़र आएगा। जो गोल नज़र आता है उसी के अंदर शुक्रजनन कोशिका और सर्तोली कोशिका छुप कर बैठे रहते हैं। काटने पर कुछ इस तरह का नज़ारा सामने आता है। नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए, काट लिया हूँ। यहाँ पर शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, इसी से शुक्राणु का निर्माण होगा, जो कि शुक्र जनन नालिकाएँ के अंदर बैठा रहता है, छुपा रहता है। यहाँ पर एक और कोशिका है जिसका नाम है सर्तोली कोशिका। इसका खोज किए जो वैज्ञानिक हैं वो हैं इताली के उत्की वैज्ञानिक एनरिको सर्तोली, जो कि 1842 से 1910 ईस्वी तक में खोज किए। ये हैं महान वैज्ञानिक, यही ने योगदान देकर खोज किए सर्तोली कोशिका का। सर्तोली कोशिका मुख्यतः पोषण प्रदान करते हैं शुक्र जनन कोशिका को। शुक्र जनन कोशिका को पोषण प्रदान नहीं करते हैं। इसमें जो शुक्राणु बनते हैं उसको देख रेख करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं, और इन्हीं के अनुरक्षण में शुक्राणु तैयार होते हैं। इसीलिए सर्तोली कोशिका का भी अहम रोल होता है शुक्राणु बनाने में, और शुक्र जनन कोशिका से तो शुक्राणु बनबे ही करता है। अब इस तरह से नज़ारा देख लिए। अब आइए, सर्तोली कोशिका और शुक्र जनन कोशिका, तो वो शुक्र जनन नलिका में था, जो कि 2 और 3 नलिकाएँ होते हैं विल्सन पालिकाएँ में। इसके बीच में जो जगह गैप है, इसमें भी एक कोशिकाएँ होते हैं। उस कोशिका का नाम क्या है? उस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिकाएँ या लाइडिंग की कोशिकाएँ। इसी का खोज करता है जर्मनी के वैज्ञानिक खोज लाइडिंग, फ्रांज वान लाइडिंग, जो कि 1821 से 1908 ईस्वी तक में खोज किए थे। महान वैज्ञानिक यही हैं जो लाइडिंग की कोशिकाओं को खोज किए, जो बीच में गैप जगह में बैठा रहता है। यहाँ पर ये रिलीज करते हैं LH या FSH हार्मोन के नियंत्रण।
ये रिलीज करते हैं, LH ये FSH हार्मोन। इनके नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एवं अन्य हार्मोन स्रावन करती है लाइडिंग की कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, एवं शुक्राणु जनन का नियंत्रण करती है। यही जो हार्मोन निर्माण होता है, यही टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन कहता है कि शुक्राणु जनन कोशिका को चल शुरू कर अपन काम, जल्दी जल्दी शुक्राणु बना। यही प्रेरित करते रहता है शुक्राणु जनन कोशिका को। जखने बैठल देखता है कि मालिक साहब हैं, इसको काम करवाने के लिए तैयार रहते हैं शुक्र जनन कोशिका को, जो कि आप उस गोला टाइप के फिगर में देखे थे। यही टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन होते हैं। अब आइए कुछ सहायक ग्रंथि को जान लेते हैं, जो कि और सहायक नलिकाएं को, जो कि विषम प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, और द्वितीयक एवं सहायक लैंगिक अंग में सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि जो होते हैं उसको जानते हैं। तो आइए जानते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग तंत्र, पहला है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं जो हैं, यहाँ पर विरसन है, उसके बाद विरसन में यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसी शुक्रजनक नालिका से ये बढ़ते हुए एक गांठ पड़ा है, इसको कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ये बढ़ते हुए आता है, जिसको कहते हैं रेटे टेस्टिस, जो 10 से 20 नालिकाएं निकालती है, और ये ऊपर की ओर जाती है, जो शुक्र अपवाहिकाएं नलिका में मिल जाती है। और शुक्र अपवाहिकाएं नलिकाएं एक घोड़े के नाल की तरह ऐसे कुछ बना लेते हैं, जिसको अधिविरसन कहते हैं, जो कि 6 मीटर लंबी नली होती है, घोड़े की नाल की तरह दिखाई देती है। इस एपिडाइमिज, इसी में शुक्राणु स्टोर रहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक नालिका निकलती है, जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यहीं से आगे बढ़ते हुए मूत्र मार्ग के होते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह और विषणीय पालिकाएँ जो कि 250 की संख्याएँ में होते हैं, जो पहले आप समझ चुके हैं। अब हम सहायक ग्रंथि के कार्य को समझेंगे और सहायक ग्रंथि को। आप सहायक नालिकाएं अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए सहायक ग्रंथि को देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक था, आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, फिगर के माध्यम से विजुअलाइज कर चुके होंगे। तो आइए सहायक ग्रंथि के कुछ कार्य को समझते हैं। सहायक ग्रंथि जो है शुक्राशय एक जोड़ी में पाए जाते हैं, जो कि आप नर जनन तंत्र में देखे थे, जो शुक्राणु को सक्रिय करने वाले पदार्थ बनाते हैं, साइट्रेट, फ्रुक्टोज और इनोसिटोल, शुक्राणु को सक्रिय करने वाले। उसके बाद दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरुषस्थी द्रव स्रावित करते हैं, जो श्वेत, पतला, अम्लीय एवं शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं एवं मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं को रक्षा करते हैं, यानी कि पेशाब के अम्ल जो होते हैं उनसे शुक्राणुओं की रक्षा करते हैं, जो क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं। आप सहायक ग्रंथि लेकर समझ चुके होंगे। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को अच्छे से समझा देंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था, जो कि सामान जुटाने के लिए था। अब शुक्राणु जनन हम उस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा इससे पहले रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में, ताकि पूरा का पूरा स्मरण हो जाए और अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए। तो आइए स्मरण करते हैं और इसको रिवीजन करते हैं। इसमें थोड़ा फास्ट होंगे क्योंकि रिवीजन हो रहा है। युग्मक जनन, नर के विरसन में शुक्राणु तथा मादा के अंडाशय में अंडाणु की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जो प्राइवेट पार्ट विरसन में शुक्राणु और मादा के अंडाशय में अंडाणु, आप जान चुके हैं। अब दूसरे सेकेंडरी प्यारे से दुलारे से परिभाषा को समझते हैं। विरसन अथवा अंडाशय की जनन की कोशिकाओं शुक्र जनन कोशिका, अन्नजननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जो कि जननी कोशिका में होती है, और बाकी शरीर की कोशिका में समसूत्री विभाजन होती है, के फलस्वरूप युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के प्रकार शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन oogenesis। परिभाषा, नर के विरसन की जननी कोशिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, और मादा के अंडाशय में अन्नजननी कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण हो रहा है इसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है। शुक्र जनन, शुक्राणु को निर्माण से पहले आप नर जनन तंत्र को समझिए, सामान जुटा लीजिए। नर जनन तंत्र 2 भागों में बांटा गया है, ये रिवीजन हो रहा है इसीलिए थोड़ा फास्ट है, आप टेंशन नहीं लेंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, विरसन एक जोड़ी में पाए जाते हैं। उसके बाद द्वितीय के सहायक लैंगिक अंग तंत्र, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कुछ इस तरह से, सहायक नालिकाएं और सहायक ग्रंथि, सेक्रेटरी ट्यूबुल और सेक्रेटरी ग्लैंड्स।
पहला है रेटे टेस्टिस शुक्र अपवाहिकाएं या शुक्र नालिकाएं बास इफ्रेंसिया, और तीसरा है अडिबिरसन एपिडाइडेमिज, इसी में शुक्राणु स्टोर रहते हैं। शुक्र वाहिनी बास डिफरेंस। उसके बाद इसमें है पहला शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, और दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है कॉपर या बुलबाउरेथ्रल ग्रंथि। अब आइए पुरुष जनन तंत्र का चित्र। यहाँ पे मूत्राशय होता है, और उसके बाद एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि एक जोड़ी, मूत्र मार्ग इस तरह से बिरसन एक जोड़ी, अग्रछद यहाँ पर, उसके बाद शीशन मुंड, उसके बाद बिरसन पालिकाएँ बिरसनीय पिंडक जो कि 250 की संख्या में होते हैं। आप अच्छे से ऑपरेशन में देख चुके होंगे। उसके बाद बिरसन जालिका या रेटे टेस्टिस, उसके बाद शुक्र वाहिका, यहाँ पर धागानुमा संरचना अधिबिरसन, उसके बाद शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक जो कि शुक्राणु को ढोकर ले जाते हैं, ये ट्रक हुआ ट्रक। उसके बाद मूत्र वाहिनी से होते हुए ये अंदर की ओर आते हैं। यहाँ पर हमने बिरसन को काटकर अलग कर लिए हैं। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी बिरसन पाया जाता है। बिरसन कोश के शरीर के बाहर पाया जाता है जो कि लटका रहता है। बिरसन कोश में 2 बिरसन होते हैं जो कि एक जोड़ी में होते हैं। यहाँ पे है बिरसन के ऑपरेशन। शुक्र जनन नालिकाएं जो कि 2-3 होते हैं, और उसके बाद बिरसन पालिकाएं 250 की संख्या में होते हैं, और 2 डिग्री सी या 3 डिग्री सी तापमान कम इसलिए होते हैं क्योंकि तापमान कम होना जरूरी है कि शुक्राणु निर्माण के कार्य में 2 से 3 डिग्री सी तापमान कम रहना चाहिए शरीर से, ताकि शुक्राणु निर्माण हो सके। इस चीज़ को हम छोड़ दिए थे, आज समझ लीजिए। यहाँ पे 2 डिग्री सी या 3 डिग्री सी तापमान कम रहता है। उसके बाद यहाँ पे है ट्विनका एल्बुजिनिया जो कि जाल से घेरे रहते हैं, उसको हम ट्विनका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो कि बिरसन को घेरे रहते हैं मांस, उसी को कहते हैं ट्विनका एल्बुजिनिया। उसके बाद संयोजी ऊतक से बना आवरण होता है ये। उसके बाद यहाँ पर जो है शुक्र जनन नलिका में 2 कोशिका होते हैं। शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद यहाँ पर सर्तोली कोशिका जो पोषण प्रदान करते हैं शुक्राणु को। इनके निर्माणक हैं इटली के वैज्ञानिक एनरिको सर्तोली 1842 से 1910 ईस्वी तक। यहाँ पर इस गैप में एक कोशिका पाए जाते हैं जिसे अंतराली कोशिका या लाइडिंग की कोशिकाएं कहते हैं, जो LH या FSH हार्मोन उत्पन्न करते हैं और टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन निर्माण करते हैं, जो कि शुक्राणु बनने के लिए उत्प्रेरित करते हैं शुक्र जनन कोशिका को। इसके आविष्कारक हैं लाइडिंग, फ्रांच वन लाइडिंग 1821 से 1910 ईस्वी तक। यह है सहायक नालिकाएं। प्राथमिक लैंगिक अंग तंत्र वो था बिरसन, ये है द्वितीयक लैंगिक अंग तंत्र सहायक नालिकाएं। सहायक नालिकाएं को समझते हैं। सहायक नालिकाएं ट्यूबुली रेक्टी जो जुड़ा रहता है यहाँ पर शुक्रजनन नालिका। शुक्रजनन नालिका जुड़ के यहाँ पर आगे बढ़ता है, जिससे रेटी टेस्टिस 10 से 20 नालिकाएं निकलती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता है शुक्र अपवाहिकाएं, इससे यहाँ पर अधिबिरसन जो कि घोड़े की नाल की तरह होता है। अधिबिरसन जो कि 6 मीटर लंबी होती है, घोड़े की नाल की तरह होता है देखने में। उसके बाद ये यहाँ से एक नालिका निकलती है जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, जो कि शुक्राणु को ढोकर ले जाते हैं। ये ट्रक हुआ 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप जानेंगे सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि शुक्राशय एक जोड़ी में पाई जाती है, जो कि शुक्राणु को सक्रिय करने वाले पदार्थ साइट्रेट फ्रुक्टोज इनोसाइटिल निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि दूसरा है, पुरुषष्ठी द्रव स्रावित करते हैं, जो श्वेत पतला अम्लीय एवं शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये क्षारीय द्रव स्रावित करता है, मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, जो कि जुगाड़ था खीर बनाने के लिए, यानी कि शुक्राणु बनाने के लिए जुगाड़ था। इस जुगाड़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।